नमस्कार दोस्तों, शशांक नीरज टारगेट एजुकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद किस तरीके से हुआ, उसकी मूल बातों को हम लोगों ने एनालाइज किया, देखा चीज़ों को, और बेहतर तरीके से एक कंसेप्चुअली चीज़ों को अपने दिमाग में हम लोगों ने सेट किया। चूँकि यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं, ज़्यादातर संभावित प्रश्न जो हैं उनको मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ आप सबके सामने। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन प्रश्नों में लगभग सारे सारगर्भित चीज़ों को शामिल किया गया है। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है। एक साधारण सा प्रश्न जिस पर ये चैप्टर ही पूरा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो एक प्रश्न बड़ा वाजिब सा है कि आखिर राष्ट्रवाद ही क्या होता है, ये जानना अनिवार्य है। मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत डिटेल में आपको बताया था कि राष्ट्रवाद क्या है। वैसे तो एक जो साझा पहचान पूरे देश को, देश के वासियों को, या एक देश के प्रति जो विचारधारा है जिसमें भावनाएं शामिल होती हैं देश के प्रति, तमाम चीज़ें अगर उनकी एक साझा पहचान निरूपित कर दिया जाए, बना लिया जाए, तो हमें लगता है राष्ट्रवाद वही है। फिलहाल इसे हम लोग सरल शब्दों में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की भावनाओं की जड़ें जमाने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लिया जाता है जिससे आप राष्ट्र से जुड़ जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान आदि। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई। अच्छा प्रश्न, इससे पता चलता है कितनी फैक्चुअल नॉलेज आपको इस चैप्टर से है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई। मैंने फ्रांस का पूरा सिनारियो आपके सामने रखा था पिछली वीडियो में, तो वहीं से शुरू करता हूं कि यूरोप में नए राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया 1789 में शुरू होने वाली फ्रांस की क्रांति के साथ शुरू हुई थी। मतलब फ्रांस की क्रांति के साथ ही यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हो गई थी। लेकिन किसी भी नई विचारधारा की तरह राष्ट्रवाद को भी एक प्रकार से अपनी जड़ जमाने में लगभग एक सदी का समय लगा है। मतलब राष्ट्रवाद को उन्नत रूप में देखना और विस्तृत रूप में देखने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा है। तो आपका सीधा सा जवाब है, तो कब शुरू हुआ, तो 1789 में। और कैसे हुई शुरुआत, तो आप समझ सकते हैं फ्रांस से इसकी बड़ी ही क्रांतिकारी तरीके से शुरुआत हुई थी। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कब और कहाँ हुई। पिछला प्रश्न ही है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस में 1789 में हुई, कुछ भी डिस्कसेबल नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न में। नेपोलियन ने प्रशासन के क्षेत्र में क्या बदलाव किए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। नेपोलियन ने प्रशासन के क्षेत्र में क्या बदलाव किए। वैसे तो मैंने जब नेपोलियन को डिस्कस किया था फ्रांस में 1804 की घटना के बाद से, तो निसंदेह बहुत सारी बातें मैंने नेपोलियन के बारे में बहुत डिटेल में बताई है पिछली वीडियो में, लेकिन फिर भी यहाँ प्रश्न के हिसाब से हर एक वाजिब मटेरियल मैं आपके सामने रख देता हूँ। नेपोलियन ने प्रशासन के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव किए और प्रशासन व्यवस्था को बेहतर और कुशल बनाया। नेपोलियन ने 1804 में सिविल कोड लागू किया, बड़ा पॉपुलर हुआ था उस समय ये सिविल कोड, नोटिस करिएगा। 1804 में सिविल कोड लागू किया, इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इस कोड ने जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधा को समाप्त कर दिया। मतलब यहाँ पर कार्य पर बल दिया गया, जन पर नहीं। हर नागरिक को समान हैसियत प्रदान की गई और संपत्ति के अधिकार को पुख्ता किया गया। नेपोलियन ने फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण वाले हर इलाके में प्रशासनिक सुधार किए। उसने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। दोस्तों उस दिनों सामंती व्यवस्था ने खासा परेशान कर रखा था नागरिकों को, जिसको इसने हटाया था। किसानों को दास्ता और जागीर इत्यादि के शुल्कों से भी इन्होंने क्या कर दिया था, बरी कर दिया था कि अब ये तुम लोगों को नहीं देना है। उसने शहरों में प्रचलित मंडलियों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को भी समाप्त किया। यातायात और संचार के साधनों में बहुत बढ़िया सुधार किया था। उन दिनों के हिसाब से ये यूनिक माना जाएगा। तो एक प्रकार से एक नई प्रवृत्ति, नेपोलियन चूँकि एक शासक तो था ही, साथ ही साथ उसकी जो स्ट्रैटेजी थी जिससे वो अपने एक तरीके से अपने शासन की व्यवस्था को दृढ़ता से स्थापित कर सके, उसके लिए भी उसके पास एक पीसफुल माइंड था हमें लगता है। तभी वो इतने दिनों तक और इतने प्रभावशाली तरीके से एक तरीके से ऑटोक्रेसी बना करके रखा था। फिलहाल अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेपोलियन के बारे में यूरोप के अन्य इलाकों में क्या भावना थी। मैंने जब बताया था कि नेपोलियनिज्म आता है, नेपोलियन की बातें होती हैं यूरोपीय कंट्रीज़ में, तो वहाँ दो तरीके का, एक तो फ्रांस जो दासता से मुक्ति पा चुका है, फ्रांस के कुछ भाग ऐसे, और वो अपनी एक नई एडमिनिस्ट्रेशन तैयार कर लेते हैं। तो देयर वॉज अ ग्रेट कंपैरिजन नेपोलियन के शासन के बीच में और एक तरीके से फ्रांस का जो स्वतंत्र स्वरूप था उसके बीच में देखने को हम लोग को मिलता है। तो आखिर जिस पर नेपोलियन खुद शासन कर रहा है जिन क्षेत्रों में, वो तो एक भिन्न चीज़ है, लेकिन जिन क्षेत्रों में स्वतंत्रता की लहर दौड़ चुकी है, एक तरीके से अपने अपने नेतृत्व को लोग चुन रहे हैं, वहाँ की जो व्यवस्था है, नेपोलियन की जो व्यवस्था है और वहाँ की अलग जो व्यवस्थाएं हैं, उनको अगर कंपेयर किया जाए तो वो इलाके जहाँ नेपोलियन नहीं था, वहाँ की क्या सिनारियो है, लोग क्या सोचते हैं उस तरह के, वहाँ के लोग जो हैं नेपोलियन के बारे में, एक बड़ा प्रश्न बनता है। संक्षेप में मैंने यहाँ आपको समझाने का प्रयास किया है कि नेपोलियन के बारे में यूरोप के अन्य इलाके में क्या भावनाएं थी। तो फ्रांस ने जिन इलाकों पर कब्जा जमाया, वहाँ के लोग, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पीडीएफ को जूम करता हूँ। फ्रांसीसी शासन के बारे में मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। शुरू में लोगों ने फ्रांस की सेना को आज़ादी के दूत के रूप में देखा, लेकिन जल्दी ही यह भावना बदल गई। लोगों को समझ में आने लगा कि इस नई शासन व्यवस्था से राजनीतिक आज़ादी की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। टैक्स में भारी बढ़ोतरी हुई, लोगों को ज़बरदस्ती फ्रांस की सेना में भर्ती कराया गया। इन सबके फलस्वरूप लोगों का शुरुआती जोश जल्दी ही विरोध में बदलने लगा था। मसला ये था कि एक तरीके से नेपोलियनिज्म कंपेरेबल हो गया फ्रांसीसी शासन के साथ। तो वहाँ पर जो मूल बात आपको देखने को मिली, अगर उसे कंसीडर करेंगे आप, कि फ्रांस के जिन इलाकों पर कब्जा जमाया गया था, वहाँ के लोग क्या, फ्रांस के जिन इलाकों पर कब्जा जमाया गया था, वहाँ के लोगों के मन में धीरे धीरे सेना के प्रति पहले तो क्या थी, अच्छी भावना थी कि ये अग्रदूत है, राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को जन्म देंगे निसंदेह। लेकिन बाद में वो इलाके जहाँ पर नेपोलियनिज्म देखने को मिलता था, एक प्रकार से नेपोलियन की विचारधारा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता था, उससे कंपेयर किया जाने लगा। और यूँ कहें कि जो एकाधिकार सा हो गया था कि क्रांतिकारियों ने जो स्टेबिलिटी प्रशासन में लाई है, या अन्य तरीके से जिस चीज़ों की शुरुआत करी है नए तरीके से, जिसमें एक तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि राजशाही तंत्र जो था उनका समापन भी किया गया था। लेकिन वो जो एकदम हाई जोश था लोगों के बीच में, वो धीरे धीरे डिमिनिश हुआ नेपोलियन के सामने। तो नेपोलियन ने कई तरीके के नए विकल्प भी खोल रखे थे, तो लोगों के मन में नेपोलियन को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी हो रहा था कई अन्य इलाकों में। तो आप यूँ नहीं एकदम कह सकते हैं कि नेपोलियन ने केवल ऑटोक्रेसी किया, और ऑटोक्रेसी में केवल और केवल एक तरीके से शोषण किया, एक्सप्लॉयटेशन था, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। तो नेपोलियन के लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर था उन दिनों, जो लामबंदी हुई थी लोगों के बीच में, उसमें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के पहले यूरोप की स्थिति क्या थी। 18वीं सदी के मध्यकाल में यूरोप में वैसे राष्ट्र नहीं हुआ करते थे जैसा हम आज जानते हैं और समझते हैं। आधुनिक जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे कई सूबे प्रांतों और साम्राज्यों में बटे हुए थे। हर शासक अपने आप में स्वतंत्र हुआ करता था। पूर्वी और मध्य यूरोप में कई शक्तिशाली राजा थे जिनके अधीन विभिन्न प्रकार के लोग रहा करते थे। इन लोगों की कोई साझा पहचान नहीं होती थी। उनमें यदि कोई समानता थी तो वह थी कि किसी एक खास शासक के प्रति समर्पण। बात तो आप समझ चुके होंगे, जैसे भारतीय भूभाग में भिन्न भिन्न प्रकार के राजा राजवंश शासन करते थे। वो अपने आप को स्वतंत्र और पूर्ण महसूस करते थे, वो अपनी इंडिविजुअलिटी गेन करते थे और उसी से वो जाने पहचाने जाते थे। किसी का कोई साझा पहचान नहीं है। नेशनैलिटी बहुत इंडिविजुअलिटी में बदल चुकी थी। राजा किस प्रकार से अपने आप को ही नेशन समझते थे, अपने आप को ही वहाँ का फोर्ट समझते थे और अपने आप को ही एक इंडिविजुअल कंट्री के रूप में रिप्रेजेंट करते थे अपने क्षेत्र को। तो हर प्रकार के राजवंश, हर प्रकार के राजा, हर प्रकार के विचार
बहुत ही स्कैटरिंग मैनर में थे। तो एक स्वरूप जो राष्ट्रवाद का था वो तो फिलहाल कहीं बनता नहीं दिख रहा था क्रांति के पहले। लेकिन क्रांति के बाद राष्ट्रवाद ने धीरे धीरे जन्म लेना शुरू किया। 1809 इत्यादि के बाद की जो घटनाएं हैं निसंदेह वो एक प्रकार से नया स्वरूप देती हैं। लेकिन इसके पहले तो राजवंशों, प्रांतों और सूबों में ही ये बटा रहा पूरा देश, चाहे वो स्विट्जरलैंड, इटली इत्यादि जो यूरोपीय देश थे, इनकी कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वीं सदी के यूरोप का कुलीन वर्ग कैसा था? देखिए, कुलीन वर्ग, एक बात तो आप समझ लीजिए, चाहे वर्तमान परिदृश्य हो चाहे पहले का परिदृश्य हो, कुलीन वर्गों का कुछ ना कुछ प्रभाव तो हमेशा ही समाज पर रहा है। हाँ, कभी वो न्यूट्रल कर दिया जाता है राजनीतिक गतिविधियों से, सामाजिक गतिविधियों से, अलग बात है, लेकिन हमेशा एक इम्प्रेशन, एक प्रकार का इफेक्ट तो कुलीन वर्ग का रहा। लेकिन उन दिनों कुछ ज़्यादा ही था। उसकी एक बड़ी ही कहानी बनती है अलग से भी, अगर आप उसे डिस्कस करेंगे कुलीन वर्गों का क्या योगदान रहा, कैसे वो प्रोटेस्टर्स भी थे तो कैसे थे, या प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट इनकी क्या खिलाफी थी, किस तरीके से वो एक प्रकार से राजतंत्र को भी कहीं कहीं इन्होंने बढ़ावा दिया है कुलीन वर्गों ने, और कहीं पर इनके कार्य निरपेक्ष निष्पक्ष भी रहे हैं। तो आइए लेकिन ये देखते हैं कि 18वीं सदी में के यूरोप का कुलीन वर्ग कैसा था। तो यूरोपीय महाद्वीप में एकदम संपन्न वर्ग कुलीनों का था। सामाजिक और राजनीतिक तौर पर ये प्रभावशाली हुआ करते थे। कुलीन वर्ग के लोगों की जीवन शैली एक जैसी होती थी, जिसका इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि वो किस क्षेत्र में रहते थे। शायद इसी जीवन शैली के कारण एक सूत्र में बंधे रहते थे। उनकी जागीरें ग्रामीण इलाकों में होती थी और उनके आलीशान बंगले शहरी इलाकों में होते थे। आपस में संबंध बनाए रखने के लिए उनके परिवार के बीच शादियां भी होती थी। वे फ्रेंच भाषा बोलते थे ताकि अपनी एक खास पहचान बनाए रखें, और कूटनीतिक संबंध उन्होंने जारी रखा था। वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के साथ साथ जो राजवंशीय तंत्र थे उनमें भी अच्छी पैठ रखते थे, और अपनी एक यूनाइट प्रेजेंटेशन देते थे जिससे उनकी यूनिटी और उनकी स्ट्रेंथ का पता चलता था। उन्हें ब्रेक करना उन दिनों अपने आप में एक कठिन कार्य था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरोप में मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ? देखिए, कुलीन वर्ग आपस में लिंक्ड है। ये मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग को किस तरीके से लेता है, किस नजरिए से लेता है, क्या वो उसको उस तरीके से अपने समकक्ष रख पाएगा? निसंदेह आप कहेंगे नहीं। एक आम जनजीवन की भावना होती है कि आपका प्रेम तब तक किसी के लिए ज़्यादा जीवंत होता है जब तक वो आपके समकक्ष आपको एक तरीके से यूँ कह लें कि इन फ्रंट ऑफ केसेस में आकर के वो जवाब तलब करने की स्थिति में आने लगता है। आपसे जवाब करेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा, तो फिर आप चाहोगे कि वो आपसे नीचे रहे। ये स्थिति उन दिनों कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के बीच हमेशा से ही देखने को मिलती थी। फिलहाल यूरोप में मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ? तो पश्चिमी और केंद्रीय यूरोप के कुछ भागों में उद्योग धंधों में वृद्धि होने लगी थी। आप जानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या ही असर था, वो तो एक अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन फिर भी यूरोप में काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला। इससे शहरों का विकास हुआ और उन शहरों में एक नए व्यावसायिक वर्ग का उदय हुआ। एक नए व्यावसायिक वर्ग का उदय हुआ। अच्छे से देखिएगा एक बार। इस नए वर्ग का जन्म बाजार के लिए उत्पादन की मंशा से हुआ था कि अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाए जाए, मार्केट को समृद्ध किया जाए। इस परिघटना ने समाज में नए समूह और वर्गों को जन्म दिया। इस नए सामाजिक वर्ग में एक वर्ग मजदूरों का था और दूसरा मध्यम वर्ग का। उस मध्यम वर्ग का जो मुख्य हिस्सा था उद्योगपति, व्यापारी और व्यवसायी थे। इस मध्यम वर्ग ने राष्ट्रीय एकता की भावना को एक रूप प्रदान किया। चूंकि ये मध्यम वर्ग आय का स्रोत बनने लगा और धन, संपत्ति, समृद्धि एक लिंक होता है किसी भी कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ने का। चूंकि धन तो सबको चाहिए और धन व्यावसायिक समृद्धि से ही संभव था, और व्यावसायिक समृद्धि का सूचक यह मध्यम वर्ग बन चुका था। तो ये एक लिंक का काम करने लगा, एक प्रकार से
कुलीन वर्ग भी इससे अटैच होने लगा, जुड़ने लगा, एक सेतु का कार्य करने लगा। ये समाज को जोड़ने का, राष्ट्र को यूनाइट करने का, एक रूप देने में बड़ी अहम भूमिका रही, चाहे वो व्यावसायिक तौर पर ही क्यों ना रही हो। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरोप में 19वीं सदी में आर्थिक क्षेत्र में कौन से सुधार किए, मतलब कौन कौन से सुधार वहाँ आपको देखने को मिले। 1834 में प्रूसिया की पहल पर जोर्लिन के कस्टम यूनियन का गठन हुआ। बाद में अधिकांश जर्मन राज्य भी इस यूनियन में शामिल हो गए। चुंगी की सीमाएं समाप्त हो गईं और मुद्राओं के प्रकार को 30 से घटाकर 2 कर दिया गया। इसी बीच रेल नेटवर्क के विकास ने आवागमन को और सरल बना दिया। इससे एक तरह के आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ। मैंने पहले ही कहा कि जब भी मध्यम वर्ग जन्म लेता है तो अर्थव्यवस्था का एक राष्ट्रवाद तैयार करता है। अर्थव्यवस्था का राष्ट्रवाद समझना है तो अर्थव्यवस्था का जनसमूह पढ़िए, जनसमूह समझिए। मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेसमैन हैं, एक कोई मिस्टर एक्स आ गया, वो बिजनेसमैन है। हम बिजनेसमैन अलग अलग तरीके के भले ही व्यवसाय करते हो, हम व्यवसायी हैं, हमारी कुछ टेक्निकलिटी है, उस टेक्निकलिटी की कुछ समस्याएं हैं जिसे हम लोग फेस करते हैं और उसका हल निदान हम लोग एकजुट होकर के ढूंढते हैं और आगे चल कर के हम अपने अपने व्यवसाय को हब में कंप्लीट बदलते हैं, बड़ा व्यवसाय करते हैं, उससे हजारों और सैकड़ों लोग जुड़ जाते हैं। तो उनके जुड़ने की जो प्रक्रिया भले ही हमसे व्यवसायिक तौर पर और आर्थिक तौर पर हो, लेकिन एक यूनाइट सिनारियो तो प्रस्तुत होने लगा देश का, जहाँ हमारे और आप जैसे व्यवसायी रहते हैं। तो मतलब एक आर्थिक एक रूपता, आर्थिक राष्ट्रवाद जो उभरा है, उसमें मध्यम वर्ग का बहुत कुछ खेल रहा है। तो यूनियन बनाई गई, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो हमें एक सीमा के अंतर्गत व्यवसाय करने के लिए बाध्य करती थी, जैसे चुंगी की व्यवस्था, इन सबको समाप्त कर दिया गया। एक यूनिफॉर्मिटी शो की गई, एक रूपता शो की गई कि तो हम कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं और हम अलग नहीं हैं। जो भी प्रांतों सीमाओं में बंधे हुए थे, बांटे गए थे, उनको तोड़ करके हम लोग नई व्यावसायिक प्रणालियों से एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। यूनियन बन गए, बाद में ट्रांसपोर्ट भी बेहतर हुआ, रेलवे नेटवर्क्स आ गए। एक प्रकार से आर्थिक राष्ट्रवाद देखने को मिला कि धन दौलत के ही सही हम एक कॉन्टिनेंट में, एक देश में अपना एक नया स्वरूप तैयार करने लगे, जो हमारी आगे चल करके व्यावसायिक पहचान बन जाएगी और हमारा साझा पहचान जहाँ बनी वो राष्ट्रवाद कहलाएगी। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के लिए ही सही, पैसा कमाने के लिए ही सही, हम लोगों ने एक यूनाइट सिनारियो प्रस्तुत करना शुरू कर दिया था। तो यूरोप में 19वीं सदी में आर्थिक क्षेत्र में सुधार चुंगी हटा करके किया गया। मुद्राओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो चूंकि अलग अलग राजवंश अलग अलग मुद्राओं में अलग अलग प्रतीक चिन्ह जोड़ देते थे, जिससे उनकी सीमा तक ही उस मुद्रा का प्रचलन हुआ करता था। तो इस प्रकार से कई सारी मुद्राएं प्रचलित हो जाती थी। तो उन मुद्राओं की संख्या घटाकर 1 या 2 कर दी गई, जिससे व्यवसायिक एक रूपता देखने को मिले। क्योंकि व्यवसाय क्यों करते हैं? मुद्रा प्राप्त करने के लिए। मुद्रा कैसी? जब समान रूप से सबको मिलेगी तो सब एक साथ मिलकर व्यवसाय करेंगे। ये एक बात है तथ्यात्मक, जिसका अवलोकन हमें करना चाहिए था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रीस की आज़ादी पर एक टिप्पणी लिखिए। ये भी एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। चूँकि ग्रीस की आज़ादी को कुछ शब्दों में व्यक्त करना तो यूँ भी अपराधी है, क्योंकि एक बड़ा ही अद्भुत प्रकार की प्रक्रिया रही है। अटेम्प्ट नहीं था, मैं तो इसे अटेम्प्ट नहीं मानता, मैं इसे प्रक्रिया मानता हूँ। प्रक्रिया के तहत हुआ था, फिर भी कम शब्दों में जितना बोध कराया जा सकता है मैंने तो प्रयास किया कि आप समझ सकें। ग्रीस की आज़ादी का संघर्ष 1821 में शुरू हुआ था। ग्रीस के राष्ट्रवादियों को ग्रीस के ऐसे लोगों से भारी समर्थन मिला जिन्हें देश से निकाल दिया गया था, या जिनको अवॉइड कर दिया गया था, जिनको मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया था। इसके अलावा मतलब कुल मिलाकर ग्रीस का जब संघर्ष शुरू हुआ तो ऐसे लोग ज़्यादा समर्थन में आए। देश से निकाला कर दिया जाता था उन दिनों राजवंशों से, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं। इसके अलावा उन्हें पश्चिमी यूरोप के अधिकांश लोगों से भी समर्थन मिला, जो प्राचीन ग्रीक संस्कृति का सम्मान करते थे। मुस्लिम साम्राज्य के विरोध करने वाले इस संघर्ष का समर्थन बढ़ाने के लिए कवियों, कलाकारों ने भी अपने अपने तरीके से योगदान दिया। कवि आए, कलाकार आए, वो जो देश से निकाले गए थे या जो आर्थिक या वैचारिक रूप से जिनका विरोध हुआ था, वो सब आकर के इसमें शामिल हुए। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि ग्रीस उस समय ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। ये जानकारी शायद आपको होगी भी पहले से। आखिरकार 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल की
ट्रीटी के अनुसार ग्रीस को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी गई थी। ग्रीस की आज़ादी की लड़ाई ने पूरे यूरोप के पढ़े लिखे वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत कर दिया था। मतलब ग्रीस किस प्रकार से स्वतंत्र हुआ और उसकी जो राष्ट्रवादी एक प्रकार से रेवल्यूशन था उसने जागृत कर दिया पूरे यूरोप के कोने कोने में ये गाथा सी चलने लगी, एक सागा फैल गया, वो भी कॉन्टिन्यू सागा, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, एक गाथा। जैसे हम अपनी आज़ादी की कहानियाँ बताते हैं तो आज़ाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे हजारों नाम हैं और जिनकी गाथाएं निसंदेह हमें कितनी इंस्पायर करती हैं, एडवेंचरस बना देती हैं एकदम किसी चीज़ को लेकर के। तो उन दिनों भी ग्रीस की आज़ादी इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। हाँ, एक वर्ग था जो शायद अवॉइड किया गया था पहले से, जिस पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, उन सब ने मिलकर के जोर लगाया और जिसमें से लेखक कवियों का तो योगदान। सदैव ही क्रांति में कलम बहुत साथ देती है, तलवार तो देती है जहाँ ज़रूरत हो, लेकिन कहीं ना कहीं कलम बहुत साथ देती है। और वैसे भी हम तो पेन को माइटीएस्ट मानते हैं कि सबसे शक्तिशाली तो पेन है। जो लिखोगे लोगों तक पहुँचाओगे, अच्छा लिखते हो, अच्छा पहुँचाते हो तो लोग अभिप्रेरित होते हैं निसंदेह। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण में कैवर का क्या योगदान था? इटली के विभिन्न क्षेत्रों को एक करने में आंदोलन की अगुवाई मुख्यमंत्री कैवर ने की थी। उसने फ्रांस से एक कूटनीतिक गठबंधन किया और इसलिए 1859 में ऑस्ट्रिया की सेना को हराने में वो कामयाब हो गया। आप जानते हैं, बड़ी सेनाओं का सामना करने के लिए, बड़े तंत्रों का सामना करने के लिए कई दफ़ा हमें गठबंधन करना पड़ता है, अलायंस करना पड़ता है। राजनीतिक पार्टियों में आज आसानी से देख सकते हैं, किसी एक पार्टी को हराने के लिए कई पार्टियों को साथ में आना पड़ता है। फिर भी कौशल और स्किल एक बहुत बड़ी चीज़ है जो अलायंस होने के साथ साथ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप अलायंस, अगर जैसे मुझे किसी शेर से लड़ना है और सब मैंने बकरियों से अलायंस कर रखा है तो भी मैं उसे हरा नहीं पाऊँगा। तो इसलिए अलायंस भी ये सोच समझ कर ही करना चाहिए कि अलायंस के हमें कुछ फ़ायदे हों। लेकिन उन दिनों जो अलायंस हुआ फ्रांस से, निसंदेह ऑस्ट्रिया को हराने में बहुत मदद मिली इटली को। उस लड़ाई में सेना के जवानों के अलावा कई सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भी भाग लिया, जिनकी अगुवाई सही से देखें तो गैरीबॉल्डी कर रहा था। 1860 में मार्च के महीने में वे दक्षिण इटली और वहाँ से सिसिली के राज्य की ओर बढ़े। उन्होंने स्थानीय किसानों का समर्थन जीता, जो वहाँ के लोकल फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, और फिर स्पेनिश शासकों को उखाड़ फेंकने में उसे कामयाबी मिल गई। मतलब अलग अलग जगह से सहयोग मिलता रहा, क्रांतिकारी स्वभाव जारी रहा। मतलब चला तो था एक छोटा सा यूनियन, लेकिन लोगों के समूह ने एक काफिला तैयार किया और उस काफिले की वृद्धि दिनों दिन होती रही और इस तरीके से 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एक समग्र इटली का राजा घोषित किया गया। चलिए एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेटरनिक युग क्या है? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। नाम तो आप समझ ही गए होंगे, वो चांसलर मेटरनिक के काल को ही हम लोग मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और क्रांति का घोर विरोधी था। वो निरंकुश शासन, वंश चलाना चाहता था अपना। वह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थक था। जितने रिवॉल्यूशन करने वाले, क्रांति करने वाले लोग थे, जो एक राष्ट्रीय भावना विकसित करना चाहते थे, उनका वो कट्टर विरोधी था। वह राजा के दैवीय अधिकार में विश्वास रखता था। उसका मानना था द किंग इज गॉड, राजा ही भगवान है, और वो सारी शक्तियां अपने आप में वो निहित रखना चाहता था जिससे वो निरंकुश शासन कर सके। तो उसका जो पूरा एरा था, पीरियड था, उसको हम लोग मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। मेजनी कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलनों द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा। जैसे अभी
राष्ट्र के खिलाफ कोई काम करो तो आपको सजा दी जाती है, देश निकाला कर दिया जाता है। वैसे उन दिनों भी जो साजिश राजवंशों के साथ इन्होंने किया और उसे हटाने का प्रयास किया, उसके लिए इनको इटली छोड़ना पड़ा था फिलहाल। लेकिन काम तो ये अच्छा ही कर रहे थे, राष्ट्रवादी विचारधाराओं का जन्म दे रहे थे और राष्ट्रवादी विचारधाराओं को समृद्ध करने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया था। भले ही वो पहली बार असफल रहे, लेकिन आप जानते हैं, आप एक अटेम्प्ट तो करिए, उस अटेम्प्ट की एक छाप पड़ती है जिसे देखकर कई लोग, जैसे गांधी ने जो नीति अपनाई उसकी छाप लोगों पर पड़ी, वो गांधीवाद बन गया। सुभाष चंद्र बोस ने जो पहल करी उसकी एक छाप पड़ी, और एक क्रांतिकारी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी, एक छाप पड़ गई। और लोग आज़ादी के लिए खून देने से नहीं चूके, भले ही वो सांकेतिक शब्द ही मात्र थे, लेकिन उनकी एक छाप पड़ी। चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़ादी के लिए अपनी जान दी, उसकी एक छाप पड़ी और आंदोलन और तीव्र हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो प्रयास किया जाता है वो हो सकता है कि आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए निष्फल हो जाए, लेकिन वो सामाजिक सरोकार में हमेशा ही फायदेमंद होता है, इसलिए प्रयास करने से हमें नहीं चूकना चाहिए। 1845 में मेटरनी की पराजय के बाद मेजनी पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया। उस बार असफल हो गया था, इस बार फिर आ गया, किंतु इस बार भी वह असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। कॉन्टिन्यूअस पराजय मिलने के बावजूद भी इनका प्रयास जारी था। तो मेजनी कौन था, आप अब समझ चुके होंगे। थोड़ा बहुत साहित्य में हाथ आजमाता था, गणतांत्रिक विचारकों का समर्थक था, राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रेषित करता था, तमाम बातें इसके अंदर थी। लौह एवं रक्त की नीति क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। कई बार तो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था। तो जर्मनी का एकीकरण इस आधार पर हुआ था, लौह एवं रक्त की नीति। किसका प्रतिपादक कौन था, किसने इसको प्रस्तुत किया था, तो बिस्मार्क ने प्रस्तुत किया था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। आइए, बचे खुचे 3 प्रश्न हैं जिन्हें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है, ये शब्द बहुत ध्यान से समझिएगा। एक विशेष वर्ग, समुदाय, जाति को प्रदर्शित करता है, लेकिन इसे डिटेल कर लेते हैं थोड़ा सा। घेटो शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए किया गया था। जो यहूदियों की बस्ती थी, उनकी बस्ती के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, घेटो शब्द का। परंतु वर्तमान संदर्भ में यह विशेष धर्म, प्रजाति, जाति या सामान्य पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने वाले स्थान को इंगित करता है, जहाँ एक ही प्रकार, एक ही प्रजाति, एक ही धर्म, एक विशिष्ट जाति के लोग रहते हैं, उनके लिए घेटो शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहले यहूदियों की बस्ती के लिए किया जाता था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस की जुलाई 1930 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमको समझना है। तो चार्ल्स एक्स के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लेयंस वंश को सत्ता सौंपी गई। इस वंश के शासक ने उदारवादियों तथा पत्रकारों के समर्थन से सत्ता हासिल की, अतः उसने इन्हें तरजीह दी। मतलब चार्ल्स बड़ा ही रिएक्टिव प्रकार का शासन करता था। मतलब किसी बात से तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देता था। प्रतिक्रिया देने का मतलब ये है कि कठोरता की नीति भी अपना लेता था, किसी तरीके से दमन की नीति भी अपना लेता था अपने आप को सत्ता में काबिज रहने के लिए। लेकिन बाद में पत्रकारों और उदारवादी लोग जो थे, एक प्रकार के जनरस कंपनी जो थी, वो सब मिलजुल करके चार्ल्स को हटाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आर्लेयंस वंश सत्ता में आता है, लेकिन निसंदेह सत्ता पाने में उसकी मदद पत्रकारों ने किया था, उदारवादियों ने किया था। तो उनके प्रति उसके मन में एक तरजीह की भावना थी, समर्पण की भावना थी। तो शासन की व्यवस्था में थोड़ा उदारवादी विचारधारा का समावेश तो जरूर हुआ 1830 की क्रांति के बाद। आइए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये आज का लास्ट प्रश्न है और इस चैप्टर का भी लास्ट प्रश्न है। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। क्या, लगभग 300 छोटे राज्य थे, इनको एकीकृत करना अपने आप में एक कठिन कार्य है। इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी।
जितने 300 छोटे मोटे राज्य आप देख रहे थे, इन सभी में अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, अपना अलग एक राजनीतिक संरचना थी, एक अलग सामाजिक व्यवस्था थी, मतलब एक सोशल मैनेजमेंट चलता था। और धर्म के मामले में भी ये भिन्न भिन्न थे, तमाम धार्मिक आस्थाएं, रिचुअल्स सब कुछ डिफरेंट थे। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, क्योंकि राष्ट्रवाद का भी सही से स्वाद चखा ही नहीं था लोगों ने। उसकी यूनिटी, उसकी पावर, उसकी कंपनी का अंदाज़ा भी इनको नहीं था। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, ऑस्ट्रिया हमेशा ही जर्मनी के एकीकरण में अपनी टांग अड़ाता रहा है। वो स्वलाभ की नीति भी उसकी वहाँ पर काफ़ी कारगर हुआ करती थी। और मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, ये सब के सब मिलकर जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं उत्पन्न करते थे। जितने प्रश्न अभी हम लोगों ने देखे दोस्तों, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हमें लगता है इस पूरे के पूरे चैप्टर का ये निचोड़ है जिसे हम लोगों ने अभी अभी देख लिया। निसंदेह ये जो 17 क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन्हें तैयार कर लेते तो इस चैप्टर से अब छोटे मोटे प्रश्न जो भी बनेंगे, चूँकि आपको सारे डिटेल्ड प्रकार के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने करा दिया है, आपको ज़्यादा कुछ यहाँ परेशान नहीं होना है। लगातार देखते रहिए, चैनल पर जुड़े रहिए। तमाम चीज़ें, चाहे वो सोशल स्टडी से होंगी, जीएस से होंगी जुड़ी हुई, सारी की सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने मैं रखूँगा, और उसको प्रश्नबद्ध तरीके से भी देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल वे में भी देखेंगे। और जो भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। चैनल को अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए हमसे, हम लोग देखते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।